बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 26 है हमारा सब मेजर इकोसिस्टम्स। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम को हम डिफ़ाइन करते हैं। इको का जो वर्ड के अंदर जो इको पार्ट है उसका मतलब है एनवायरनमेंट। सिस्टम कहते हैं जहाँ पर मिल के चीज़ें काम कर रही होती हैं, कोलैबोरेशन के अंदर एक कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें जो है वर्क कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं किसी कॉलेज का सिस्टम है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, किसी डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है, तो वहाँ पर चीज़ें आपस में कोलैबोरेशन के साथ, अटैचमेंट के साथ में काम कर रही होती हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर जब हम इकोलॉजी में इसकी डेफिनेशन लेते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। दोनों पार्ट्स जो है वो मिलकर इकोसिस्टम को तश्कील देते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक्वाटिक में हमारे पास वाटर जो एक एक्वाटिक सिस्टम हाइड्रोस्फीरिक इकोसिस्टम आ जाता है, और टेरेस्ट्रियल के अंदर वो इकोसिस्टम आ जाते हैं जो लैंड पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ क्लाइमेट और वेदर को भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कई दफ़ा ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्लाइमेट और वेदर के अंदर डिफरेंस बताएं। क्लाइमेट हम कहते हैं जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं, जो ज़्यादा देर के लिए किसी इन्वायरमेंट के अंदर किसी जगह पर रहती हैं, जो ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर जो एग्जिस्ट करता है, जो कि कई सालों तक, कई सेंचुरीज तक इवन एक जगह पर एक ख़ास इलाके में, ख़ास एरिया में रहता है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज द क्लाइमेट। जिस तरह क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान है, क्लाइमेट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ एनी कंट्री आप कह सकते हैं। तो वो कई सालों तक, कई सेंचुरीज तक, ज़्यादा देर तक वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और ये लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं। इसके मुकाबले में अगर हम वेदर को डिस्कस करें तो वेदर एक शॉर्ट टर्म चेंज होती है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, चेंज है, जो टेम्परेचर में हो सकती है, ह्यूमिडिटी में हो सकती है, क्लाउड कवर में हो सकती है, विंड में, या प्रेसिपिटेशन रेनफॉल पैटर्न में हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम ये न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि सुबह का मौसम है, दोपहर का मौसम है, शाम का मौसम है, मौसम कैसा होगा, तो वो डेली बेसिस पर चेंजेस आ रही होती हैं कि मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम में, नून में, और फिर आफ्टरनून है, या हमारे पास नाइट टाइम है, तो उसमें डेली बेसिस पर एक दिन में कई बार जो है वेदर में चेंजेस आ सकती हैं। उसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर गर्मियों का सीज़न है, ज़्यादा गर्मी है, तो ऑब्वियसली जो नून टाइम होगा उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, सुबह के वक्त कम होगा, रात को कंपैरेटिवली कम होगा। तो ह्यूमिडिटी है, इसका लेवल वेरी करता है। क्लाउड कवर जो है वो लेवल वेरी करता है, कभी ज़्यादा क्लाउड्स हैं, कम क्लाउड्स हैं। तो इसके साथ साथ विंड जो है कि कितनी स्पीड के साथ विंड जो है मूव कर रही है, तो वो पैटर्न वेरी करता है। प्रेसिपिटेशन रेट जो है वेरी कर रहा होता है डिफरेंट प्लेसेस का। तो ये बेसिकली डेज़ के हिसाब से, डेली बेसिस पर, या आवर्स के हिसाब से शाम कुछ घंटों में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अभी अगर ज़्यादा गर्मी है तो कुछ देर के बाद में भी टेम्परेचर डाउन हो जाए, बारिश हो, टेम्परेचर डाउन हो, तेज़ हवा चलना शुरू हो जाए, तो इसको हम फिर वेदर का नाम देते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में क्लाइमेट क्या है, वो लॉन्ग टर्म चेंजेस जो ओवरऑल किसी एरिया का, जनरली अगर हम बात करें, जनरली स्पीकिंग अगर हम किसी चीज़ को कहें तो कि हम इस एरिया का इस तरह की क्लाइमेट है। इसके बाद जैसा कि अभी हमने बात की है कि इसमें हम एक्वाटिक इकोसिस्टम को एक्वाटिक इकोसिस्टम में, और जनरली जो है दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारे पास है एक्वाटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक मीन जो वाटर में है, हाइड्रो मीन्स वाटर, सफ़ियर प्लेस से है, तो ऐसा इकोसिस्टम जो कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वाटर में एग्जिस्ट करता है। तो एक ऐसा सिस्टम, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम को या एक्वाटिक इकोसिस्टम को, तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जितने लिविंग हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, जहाँ पर जोन से प्रोसेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ जो अटैचमेंट्स हैं, जो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सारे का सारा विद इन वाटर जो है अपीयर होता है। तो सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज एक्वाटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। इसमें हमारे पास ओशन आ जाता है। ओशन में ऑब्वियसली साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसने साल्ट वाटर ओशन का वर्ड यूज़ किया हुआ है। या सी आ जाते हैं जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ पे। और सी और साल्ट वाटर इकोसिस्टम जो है, साल्ट वाटर ओशन और सी जो है, ये तकरीबन 71% ऑफ द वाटर
जो हम कह सकते हैं कि वाटर एरिया बनाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो लेस दैन 1% हमारे पास मौजूद है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट MCQs में पूछा जा सकता है कि सी साल्ट वाटर ओशन और सी कितना जो है वो पार्ट जो है उसको कंप्राइज करते हैं, बनाते हैं। तो 71% है। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें 1 या लेस दैन 1%। अब वो कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो वाटर जो है इसके अंदर मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये अपना टेम्परेचर जो है वो स्लोली चेंज करता है एज़ कम्पेयर टू एयर। इसका मतलब है कि एयर के मुकाबले में वाटर में कुछ हद तक फिर हमें स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर जो है वो ज़रा स्लोली चेंज करता है, फ्लक्चुएशन इसमें कम होती है। तो फिर इसका मतलब है कि टेम्परेचर कुछ हद तक स्टेबल है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी टेम्परेचर के अंदर आएगी उतनी ज़्यादा फिर लाइफ को वो प्रॉपरली ज़रा सपोर्ट करेगा। उसको सपोर्ट करने के लिए वो ज़्यादा मॉडरेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब इस पर डिपेंड करता है कि वाटर अगर क्वाइट ट्रांसपेरेंट है, मुकम्मल ट्रांसपेरेंट वाटर है, साफ़ पानी है किसी जगह पर, तो वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी जो है वो रिसीव करेगा, जो लाइफ को सस्टेन करेगी। लेकिन जितने इसके अंदर डर्ट पार्टिकल्स आते जाएंगे, जितने इसके अंदर वेस्ट ऐड होते जाएंगे, जितनी ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वाटर ज़्यादा पोल्यूट होगा, उतना फिर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो रेट कम होता जाएगा। और जितना ट्रांसपेरेंसी रेट कम होता जाएगा उतनी लाइट एनर्जी के पेनिट्रेट करने की एबिलिटी भी उसमें कम होती जाएगी, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन अगर हम क्लियरेस्ट वाटर की बात करें, जो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं जिसमें डर्ट पार्टिकल्स नहीं है, जो साफ़ पानी है, तो उसके अंदर भी इवन जो लाइट इंटेंसिटी है वो विद डेप्थ जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है। यानी जितना हम अपर साइड पर तो प्रॉपर लाइट मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता जितना हम डेप्थ की तरफ जाते हैं और अल्टीमेटली 600 फीट या उससे नीचे जब उस क्लियरेस्ट वाटर भी अगर तो उसमें भी अगर हम चले जाएँ 600 फीट से नीचे जाके, तो वहाँ पर देयर इज़ नो लाइट लेफ्ट टू सपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो वहाँ पर कोई भी फुल लाइट नहीं होती, तो बहुत मामूली नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं, बड़ी लिटिल बिट फोटोसिंथेसिस होगी, या फिर उससे थोड़ा सा आप मूव करें नीचे तो वहाँ पर इवन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रेंट्स के एक्वाटिक इकोसिस्टम, हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रेंट्स का लेवल क्या है। तो न्यूट्रेंट जो एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर होते हैं वो ज़्यादातर हमें बॉटम पे मिलते हैं, ज़्यादातर नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर न्यूट्रेंट्स जो है मिलते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि वहाँ पर अभी हमने जैसा कि बात की है कि इवन जो क्लियरेस्ट वाटर होता है या जो दूसरा वाटर है जो ज़रा कुछ पोल्यूट भी, ऑब्वियसली हर जगह पे क्लियरेस्ट वाटर तो हमें नहीं मिलता। तो वहाँ पर फिर जिस जगह पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो वहाँ पर लाइफ को कैसे सपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये सेडिमेंट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ड्रॉप होते हैं, करते हैं, और ये नीचे मूव करते हैं, और वहाँ पर जाके फिर जो लाइफ है, जो एनिमल्स हैं या कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सेडिमेंट्स जो हैं वो सफिशेंट होते हैं। नेक्स्ट है अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। वाटर जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। ज़ाहिर बात है अगर हमारे पास सी है, ओशन है, कोई रिवर वगैरह जो है, फ्रेश वाटर के भी जो रिसोर्सेज हैं, कई पर्टिकुलरली जो लार्जेस्ट रिसोर्सेज हैं सी और ओशन की जब हम बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ वाटर है। वहाँ पे बड़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर, बड़ी ज़्यादा आप कह लें कि जिसे कहते हैं मकदार के अंदर वाटर जो है प्रेजेंट होता है। तो इसमें ज़्यादातर वो मेजर फैक्टर जो सपोर्ट करते हैं क्वांटिटी है, टाइप ऑफ लाइफ इन एक्वाटिक के, उसमें वो एनर्जी और न्यूट्रेंट्स हैं। तो इसके साथ हम फिर कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मौजूद है, जैसा कि अभी हमने बात की, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, न्यूट्रेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एनर्जी एंड न्यूट्रेंट्स हैं। तो इसके बाद हमारे पास है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम या डिफाइन प्रोडक्टिविटी। तो जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के अगर हम इक्वेशन को देखें तो उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूनाइट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और वाटर रिलीज होता है। तो इसमें प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितनी कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम हो रही है, और उसके मुकाबले में कितनी जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व हो रही है, एमिट कर रही है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन देखी है
कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो और उसके मुकाबले में कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ हो। दिस इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब दो चीज़ें जो है इसको बेसिकली डिटरमिन करती हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम को। उसमें हमारे पास नंबर 1 लाइट है, सेकंड हमारे पास न्यूट्रेंट्स हैं। जब हम लाइट की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। लाइट की इंटेंसिटी हमारे पास आ जाती है कि वो कितनी लाइट है, लो लाइट है, हाई लाइट है, मीडियम लाइट है, उसका इंटेंसिटी लेवल क्या है। और दूसरा हमारे पास आ जाती है क्वालिटी ऑफ द लाइट को, क्वालिटी किस तरह की है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये वाटर डेप्थ के साथ वेरी करेंगी, क्योंकि अभी हमने बात की है कि अगर हम क्लियरेंस वाटर में या किसी भी वाटर में जब नीचे की तरफ मूव करते हैं, डीपली मूव करते हैं वाटर में, तो हमारे पास उसकी जो इंटेंसिटी जो है वो अल्टीमेटली कम होती जाती है, इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो अब इसका मतलब फिर ये हुआ कि जिस वक्त वाटर की इंटेंसिटी, वाटर की क्वालिटी लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की क्वालिटी जो है वो वेरी करेगी, तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी जो है वो भी लाइट के साथ साथ वेरी करेगी, उसमें भी वेरिएशन देखने में मिलेगी। वो अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट जो है ऑब्वियसली ये सीज़न के साथ चेंज होगी, इसका ताल्लुक जो है वो सीजन्स के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी भी फिर जोन टू जोन, एरिया टू एरिया जो है वो चेंज होगी। इसी तरह से एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो है, अगर हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक हमारे पास फ्रेश वाटर आ जाता है, दूसरा हमारे पास ओशन वाला जो इकोसिस्टम है वो आ जाता है। तो पहला हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स हैं। फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर बड़ी ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है, उनके साइज़ के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। लार्ज साइज़ लेक्स हो सकती हैं, स्मॉल साइज़ लेक्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ उनकी डेप्थ वेरी कर सकती है। किसी जगह पे वाटर हमें बहुत ज़्यादा डीप मिलता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ जो डीप लेक्स हैं वो मिलती हैं। कई जगह पे हमें शैलो लेक्स मिलती हैं जहाँ पे कम गहरा पानी मौजूद होता है। इसके साथ साथ न्यूट्रेंट कंटेंट्स वेरी करते हैं। कई ऐसी लेक्स हैं जहाँ पे न्यूट्रेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे, कुछ में न्यूट्रेंट जो है वो हमें कम अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब है कि साइज़ वेरी करता है, डेप्थ जो है वो वेरी करती है, न्यूट्रेंट का जो कंटेंट है, न्यूट्रेंट की जो क्वांटिटी है वो भी वेरी कर रही होती है। इसके साथ साथ हमें डिस्ट्रिक्ट लाइफ जोन्स मिलते हैं। इसके अंदर जैसा कि अभी हम देखेंगे कि क्लिटोरल जोन है फ्रेश वाटर लेक के अंदर, फिर हमारे पास एक लेमनेटिक जोन आ जाता है, फिर उसके साथ साथ हमारे पास प्रोफंडल जोन आ जाता है। इसके बाद हमें टेम्परेचर स्ट्रैटिफिकेशन मिलती है। स्ट्रैटिफिकेशन हम बेसिकली लेयरिंग पैटर्न को कहते हैं। तो टेम्परेचर स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर ये है कि कितना उसका टेम्परेचर है, जो हमारे पास सरफेस एरिया वहाँ का कितना टेम्परेचर है, जो अगर मिडल एरिया है तो वहाँ पे कितना टेम्परेचर है। इस तरह अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे कितना टेम्परेचर है। तो ये वर्टिकल ग्रेडियंट बन सकता है कि कितना हमें टेम्परेचर जो है किस एरिया के अंदर मिल रहा है। तो इसको हम फिर नाम देंगे कि ये हमारे पास वर्टिकल जो ग्रेडियंट है या वर्टिकल जो हमें मिल रहा है टेम्परेचर मिल रहा है। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लेक पैटर्न की। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।